मैं मानती हूं कि दशहरा की जो रैली होती है शिवसेना की, वो हमेशा से ही ऐतिहासिक रही है और पूरा देश, महाराष्ट्र तो देखता ही है दशहरा रैली की तरफ, पर पूरा देश भी ध्यान से सुनता है कि क्या महाराष्ट्र की दशा और दिशा होनी चाहिए आने वाले साल में। और जो कमियां हैं, जैसे उद्धव साहब ने पूरा बताया कैसे जो किसान हैं, वहां के किसानों में इतनी भारी बारिश पड़ने के बावजूद किसी तरीके की मदद नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार, जो डबल इंजन सरकार बोलते हैं, केंद्र सरकार ने कोई जो रिलीफ मेजर्स होते हैं उसके बारे में बात नहीं की है। क्या पैकेज दिया जाएगा? क्यों महाराष्ट्र के साथ इस तरीके का हर बार अन्याय होता है कि महाराष्ट्र के किसान हो, महाराष्ट्र के पीड़ित हो, महाराष्ट्र के पिछड़े हो, उन सबको दरकिनार करके पूरे देश का ध्यान रखा जाता है। मुझे इसमें गिला नहीं होती है कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है और फाइनेंशियल स्टेट है जो कंट्रीब्यूट करता है केंद्र में, पर दुख उस बात का होता है कि जब पीड़ा हमारे ऊपर आती है तो हमें अनदेखा कर दिया जाता है। वही उद्धव साहब ने अपने भाषण में कहा कि किसान आज वो लोग बारिश में भीग रहे हैं, तो ये कहां से सही रहेगा कि हम जो बारिश चल रही है हम अपने आप को ढककर हम अपनी भाषण देते रहें। उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से अपनी इलेक्शंस जीत रही है। और जहां तक प्रिंसिपल्स की बात हुई, एक राजनीति होती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जो प्रिंसिपल्स की लड़ाई होती थी, इनके जमाने में कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है। सिर्फ प्रिंसिपल्स ये हैं कि कैसे सत्ता को काबिज करें। तो आने वाले बीएमसी चुनाव में जनता के सामने क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी हमने आउटलाइन किया। तो उम्मीद करते हैं कि जनता समझेगी और महाराष्ट्र के हित में आने वाले समय में हमें विजय बनाएगी। लेकिन उससे अपोजिट अगर आप शिंदे जी का मुद्दा देखें, उसमें काफी हिस्ट्री या पास्ट को लेके बयान दिए गए हैं रामदास कदम। वो रामदास कदम क्या बोलते हैं, जो अपनी बीवी के ऊपर एक डांस बार चलाते हों, उनके बारे में क्या बात की जाए। पर मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि उनकी उस लेवल पे हमें जाना नहीं है। पर ये कहूंगी कि इनकी जो भी इतिहास बता रहे हैं वो व्हाट्सएप पे जो अमित शाह जी ने लिखकर भेजा होगा उसी को पढ़ रहे हैं। इनका क्या इतिहास है? इनका इतिहास सिर्फ गद्दारी का है। इन्होंने एक पक्ष के साथ, जिस पक्ष ने इनको इतना बड़ा बनाया, उसके साथ पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। ये इनका इतिहास है। तो जनता इनके मुंह से इतिहास सुनेगी तो हंसी आती है कि जब ये आकर बोलते हैं। सबको पता है कांदिवली में आप जाएंगी तो बड़े बड़े फेमस डांस बार्स हैं, कौन चलाता है, किस नाम पे चलते हैं और क्यों उन पे कार्रवाई नहीं की गई, ये देवेंद्र फडणवीस जी ज्यादा समझा पाएंगे। स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, लेकिन 2008 के टाइम पे ताज अटैक जब हुआ वो फिर से सेम टॉपिक ट्रेंडिंग। देखिए, देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि 2008 में ये आतंकवादी हमला होता है, 2009 में देश फिर से कांग्रेस को चुनकर लाता है, 2014 में इसको पूरा एक बड़ा उसका ऊपर कैंपेन चलता है और जिस वजह से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से सिंगल पार्टी मेजोरिटी में भेजती है। पर उसमें से कोई भी टेरर एक्टिविटीज बंद हुई? आज देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आतंकवादी हमारे देश में आकर हमसे हमारी जात और धर्म पूछकर हमारे गोली दाग देते हैं और हम सीज फायर कर देते हैं ट्रंप के कहने से, और ट्रंप पहले हमें बताता है कि सीज फायर हो रहा है। तो 2008 में जाने की बजाय अब समय आ गया है 2014 से आप हैं सत्ता में। ये बताएं कि अब तक पाकिस्तान को दो टूक जवाब देने वाले, 56 इंच की छाती हो या लाल लाल आंख हो, वो कहां है? वो वाले प्रधानमंत्री कहां हैं? और वो गृह मंत्री का जो कह रहे थे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कश्मीर में जोड़ने के लिए हम अपनी जान दे देंगे, कहां गई वो जान? आप क्रिकेट खेलने में लग गए। देश की जनता आपसे यही पूछ रही है, ऐसा क्या मजबूरी थी जो क्रिकेट खेला गया? ऐसी क्या मजबूरी है जो सीज फायर किया गया? ऐसी क्या मजबूरी है कि आतंकवादी आकर हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी तबाही मचा देते हैं और अब फिर भी किसी तरीके का पाकिस्तान को घेरने में कहीं ना कहीं चूकते हैं? शुरू से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का विरोध किया था, आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच विमेन्स का है, तो शिवसेना का क्या है? देखिए, सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है कोई भी स्पोर्टिंग मैचेस में, अगर कोई रेवेन्यू आता है मेल क्रिकेट टीम का आता है जब वो पाकिस्तान के साथ खेलती है। जब आपने उसी में नतमस्तक हो गए, पाकिस्तान को इतने सारे लाखों करोड़ों रुपए दे दिए एशिया कप मैच खेलकर, 3 मैच, एक नहीं 3 बार आपने मैच खेला। अरे हार जीत तो अलग बात है, जीते हमें उस बात की खुशी है, पर हमने खेला ही क्यों? उन लोगों ने, वो क्रिकेटर्स जिन लोगों ने लगातार पाकिस्तान में रहते हुए ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया, हमारी जो माताएं बहनें विधवा हुई थी उनके ऊपर उन्होंने मीम्स बनाए,
उन्होंने क्या क्या क्रिकेट मैच खेलते खेलते क्या क्या उन्होंने एक्शंस नहीं दिखाए, और फिर भी आपने मैच खेला, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन जो होना था पाकिस्तान के लिए वो तो आपने कर दे दिया। तो आज विमेन्स टीम खेल रही है, विमेन्स टीम, मैं कहती हूं विमेन्स टीम अभी भी स्ट्रगल करती है फॉर एक्नॉलेजमेंट, एंड दैट वाज नॉट द आई ऑफ द स्टॉर्म। आई ऑफ द स्टॉर्म इज जब अगर क्रिकेट टीम खेल रही है, जबकि हॉकी टीम, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने विड्रॉ कर लिया है, कोई इंडिया से पूछेगा कि आप इतना बड़ा देश हैं, आपने इतनी बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या वादे देश की जनता को कि ये पानी साथ में नहीं बहेगा, पानी और खून साथ में नहीं बह सकता है, ट्रेड नहीं हो सकता है टेरर के साथ, हम उनको वीजाज नहीं देंगे, हम अपना हाई कमीशन का स्टाफ स्ट्रेंथ कम कर देंगे, एंड एनी एक्ट ऑफ वायलेंस विल बी कंसिडर एन एक्ट ऑफ वॉर। क्या हुआ? क्रिकेट खेला हमने। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये जो विमेन्स क्रिकेट मैच होगा वो इट विल फॉलो द सेम थिंग दैट द मेल क्रिकेट टीम डिड। बट आई आस्क द बीसीसीआई, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसे क्या नतमस्तक हो गए आपके, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए आपने हमारे देश की नाक कटवाने का काम किया। रशिया जाता है, लेकिन रशिया ने JF-17 डिलीवर किए हैं पाकिस्तान को। सेम इस पर भी जयराम रमेश, कांग्रेस लीडर, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया है। ये देखिए, देश का दुनिया भर के जियो पॉलिटिक्स काफी बदलाव आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सामने दिख रहा है, यूएस और इंडिया की अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी, अब वो टैरिफ वॉर में हम उलझे हुए हैं। दूसरी तरफ रशिया हमेशा हमारा साथी रहा है, पर कहीं ना कहीं रशिया भी अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के अनुसार पाकिस्तान से लगातार बातचीत में है। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसी पे फिर से ध्यान देना होगा कि हाउ डू वी नेविगेट दिस न्यू ऑर्डर, और किस तरीके से जो हमारे लॉन्ग टर्म लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड्स रहे हैं उनको भी कहीं हम डिस्टेंस ना करे दे रहे हों। तो ये सारी चिंता का विषय है, पर क्योंकि एक नया डायनामिक उभर रहा है, नए चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है, तो वी विल हैव टू नेविगेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। दशहरा में उद्धव जी elaborated rally very well. What you will say about that entire speech, how it will impact on Maharashtra? I think it will be a very positive impact on the people of Maharashtra, because he was the voice of people of Maharashtra. The anger, the angst that the farmers have with regards to the government, he spoke in that voice. The women who were beneficiaries of Ladki Behan are now being denied that Ladki Behan schemes. So those are questions that will be asked of this government, and he was only voicing what the frustration of the people of Maharashtra is. And I'm very certain that people of Maharashtra would have realized that the true voice of the people from Maharashtra and the champion of their I would say their challenges is Uddhav Thackeray ji, and they will support him in the forthcoming elections. After operation, India was hope that now things will sort it out in between India and Pakistan, but still India is talking about that 2008 attack. I think it's so ridiculous that the Bharatiya Janata Party, which came at the promise of zero tolerance to terrorism, and Prime Minister Narendra Modi spoke about zero tolerance, new paradigm shift to security after the Pahalgam terror attacks, has continued to speak about 2008. We have way past that. People of the country have given you the confidence to be able to lead the country and ensure that national security is the priority. However, to go back in time, to try and say, oh look, they did this, people of India made them pay a price for it. People are asking you now. That first time ever in India's history, we've seen a terror attack like Pahalgam, where people's religion was asked within our nation, and then they were shot down. Hindus were shot down in cold blood because they were Hindus. The second question to them is, who called for this ceasefire? Who announced this ceasefire? It was Donald Trump. First time ever in history. The US president is telling Indians, 1.4 billion people who are rooting for the armed forces, who are rooting that we teach Pakistan a lesson, who are rooting for POK coming back to Kashmir, are being told that, hello, we have mediated and there is ceasefire. So, come on. I think it is time that the Bharatiya Janata Party stops distracting people from the questions that we are asking of the government of India, by bringing in 2008 and bringing it a 1947 context, or bringing in a 1971 context, or any other context. We are living in now, and you give us answers now.